गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब में आज पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान वाला भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास वाले में जो हमने चैप्टर पढ़ लिए। आज राजनीति विज्ञान में पार्ट 5 से राजनीति विज्ञान शुरू है। उसमें पार्ट 5 का नाम है आपके लोकतंत्र, जो आपके बोर्ड में 5 अंक का आएगा। 5 अंक में से 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का। तो अपन को इसी के अनुसार इसकी तैयारी करनी है। जैसे अपन ने पहले जो इतिहास के पार्ट पढ़े थे वो भी ऐसे थे, उनमें से भी एक क्वेश्चन 4 अंक का और एक क्वेश्चन 1 अंक का था। उसी तरह हमें इस चैप्टर को करना है। तो देखो पार्ट 5 लोकतंत्र। पहले तो आप ये जानो कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है। हमारे देश में भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली से पूर्व जैसे राजतंत्र हुआ करता था, अधिनायक तंत्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही है और हमारे देश में भी लोकतंत्र शासन प्रणाली है, जिसको हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये भी कह सकते हैं। अब इस लोकतंत्र का अर्थ सबसे पहले हम क्या जानेंगे? लोकतंत्र का अर्थ क्या है। देखो लोकतंत्र के 3 नाम है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। कौन कौन से? लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। हिंदी में तो ये 3 नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही शब्द है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र, लोक यानी कि लोग, जनता, प्रजा यानी कि जनता और जन यानी कि जनता। ठीक है, तो और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है डेमोक्रेसी। तो देखो लोकतंत्र का लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस प्लस क्रेटिया इज इक्वल टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से मिलकर बना है। जहां डेमोस का अर्थ होता है भीड़, ग्रीक भाषा में उसका अर्थ क्या होता है? भीड़, लेकिन हम लोकतंत्र में किससे लेंगे उसका अर्थ? जनता से। तो डेमोस का अर्थ भीड़ अर्थात जनता, व क्रेटिया का अर्थ शक्ति अर्थात शासन माना जाता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन या जनता की शक्ति। तो आपको ये अर्थ करना है पूरा याद रखना ढंग से कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपको। अब आगे देखो लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन की है, जिसको सबने माना है। और आपसे 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी, क्या है? तो किसने दी? अब्राहम लिंकन ने। तो परिभाषा क्या है? देखो अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। तो आपको इसकी याद करनी है। प्रश्न परिभाषा आ जाती है कई बार कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? इससे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो अब्राहम लिंकन की। और लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है? ये भी अब्राहम लिंकन की यही है। उसके बाद आपकी बंस की परिभाषा है लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है और उसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये बंस की परिभाषा है। तो आपको ये भी याद करनी है। 4 विद्वानों की तो आपको परिभाषा याद करनी है। 4 विद्वानों की तो परिभाषा याद करनी है। तो बंस की परिभाषा किताब पढ़ो आप लोग भी। बंस की परिभाषा है नीचे के पैराग्राफ में देखो कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको लिखनी है। इसके बाद देखो सीधे की परिभाषा है आपके। सीधे की लोकतंत्र की जो परिभाषा थी वह लोकतंत्र वह शासन है जिसमें व्यक्ति का भाग हो। लोकतंत्र वह शासन, आप पेज नंबर 75 पे देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है ये। लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। ये सीधे की परिभाषा है। ये भी आपको लिखनी है और याद करनी है। डाइसी
लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये डायसी की परिभाषा है, तो ये भी आपको लिखनी है और याद करनी है। इन चारों विद्वानों की परिभाषा आपको लिखनी है और याद करनी है। आज का ये होमवर्क भी करना है आपको, अर्थ डाल के ऐसे कैसे लिखना है पूरा अर्थ और इन चारों विद्वानों की परिभाषाएं लिखनी है। तो ये इनमें से कोई सा भी आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और अर्थ और परिभाषा तो किसी भी बड़े प्रश्न 4 अंक के प्रश्न के साथ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आज के लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के रूप। चारों विद्वानों की परिभाषा और अर्थ आप कॉपी में लिख के याद करें। लोकतंत्र के रूप देखो। लोकतंत्र के रूप, लोकतंत्र के 4 रूप है बेटा। यहाँ पर आप लोकतंत्र के रूप और प्रकार दोनों को एक साथ ध्यान में रखना। प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार तो 2 है और लोकतंत्र के रूप क्या है? 4। 2 प्रकार, 4 प्रकार देखो लोकतंत्र के। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। ये नए याद करने आपको 1 नंबर में से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि लोकतंत्र के कौन कौन से रूप है, नाम लिखिए। तीसरा आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। और चौथा है आपके नैतिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के 4 रूप हैं। नैतिक लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र के रूप आप भी इस तरह से तीर का निशान बना के या स्टार वगैरह जो बना के नोट्स की तरह लोकतंत्र के इन 4 रूपों के नाम लिखोगे। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब प्रकार देखो, लोकतंत्र के 2 प्रकार। पहला इसमें आएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा प्रकार है लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनको भी हम विस्तृत पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र या विशुद्ध, शुद्ध या विशुद्ध दोनों शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ये शुद्ध लोकतंत्र है, इसमें जो हम जनता शासन करते हैं। ठीक है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे प्रकार, अभी हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के रूप। आपको पहले इनके नाम याद करना होंगे। रूप 4 है, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। ठीक है, प्रकार 2 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध भी याद रखोगे आप। ये शुद्ध लोकतंत्र कहलाता है और ये प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, अब इसमें हम आज पढ़ेंगे राजनीतिक लोकतंत्र। आप ऐसे किसी सारा काम कॉपी में करोगे। रूप और प्रकार के आप नाम लिख लो। 4 रूप है और 2 प्रकार। तो देखो राजनीतिक लोकतंत्र, किताब में भी ध्यान देना। किताबों में देखो लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों में उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। इस पर भी अंडरलाइन कर लो। आधुनिक काल में लोकतंत्र की अवधारणा में कितने रूपों को स्वीकार किया गया है? 4 अंक का प्रश्न बन सकता है पूरा अवधारणा का। तो आधुनिक काल में लोकतंत्र की अवधारणा में 4 रूपों को स्वीकार किया गया है। वही राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे अतीत में राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। ये भी आपकी किताब में अंडरलाइन कर दो, 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाने लगा। आधुनिक
समझना पसंद किया है। तो आपको लोकतंत्र की परिचय है लोकतंत्र का कि राजनीतिक लोकतंत्र का शेड्यूल, इसका राजनीतिक लोकतंत्र का कि अतीत में राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहा गया था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र, व्यक्तिवादी। ठीक है, फिर उदारवादियों ने लोकतंत्र को क्या कहा? आधुनिक युग में लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र, आधुनिक युग में उदारवादी लोकतंत्र। ठीक है, अतीत यानी भूतकाल में पहले क्या कहा गया था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। आधुनिक काल में क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र। तो अभी आधुनिक काल में अभी हम उदारवादी लोकतंत्र शासन प्रणाली ही अपना रहे हैं। और पश्चिमी देशों से आया है ये लोकतंत्र की अवधारणा, शासन प्रणाली कहाँ से आई? इसका जन्म पश्चिमी देशों में हुआ है, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। पश्चिमी लोकतंत्र, ठीक है। और मार्क्सवादियों ने इसको क्या कहा? पूंजीवादी लोकतंत्र कह दिया। तो आपको ये सारा जो इसके परिचय में याद रखना है। 1 नंबर का कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क्सवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र को क्या संज्ञा दी? क्या संज्ञा दी? पूंजीवादी लोकतंत्र की। आधुनिक काल में जो है लोकतंत्र को क्या कहा गया? उदारवादी लोकतंत्र, ठीक है। और अतीत में राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। तो 1 नंबर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहाँ से आया? पश्चिमी देशों से। इसकी उत्पत्ति, राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी प्रकार का 1 नंबर का इनमें से बन सकता है। अब देखो, उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को 2 रूपों में उल्लेखित किया है। उदारवादी, अभी हम उसी को अपना रहे हैं भाई, ये तो अतीत का था, ये पश्चिमी देशों से आया, इसलिए क्या किया? ये मार्क्सवादियों ने कहा मार्क्सवादी हमारे लिए हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है? अभी ये उदारवादी लोकतंत्र। आधुनिक काल में यही है सभी जगह। तो उदारवादी विचारकों ने जो है समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के को 2 रूपों में उल्लेखित किया है। तो इसके 2 रूप कौन से? उदारवादी लोकतंत्र, ये जो अलग-अलग नाम दिए गए हैं उनमें जो है कौन सा लोकतंत्र है आधुनिक काल में? ये ध्यान रखोगे, आधुनिक काल में उदारवादी लोकतंत्र। तो उदारवादी विचारकों ने उदारवादी विचारकों ने उदारवादी लोकतंत्र से उदारवादी विचार क्यों होंगे? उदारवादी विचारकों ने जो है राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप दिए हैं। पहला, राज्य के रूप में लोकतंत्र, राज्य के रूप में, और दूसरा शासन के रूप में, शासन के रूप में, ठीक है। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि उदारवादी विचारकों ने जो है लोकतंत्र को ये 2 रूप, राज्य के रूप में लोकतंत्र पूरा या राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, बोलिए, ठीक है। राज्य के हमारा देश राज्य के रूप में लोकतंत्र का हमारा देश कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शासन कैसा है? लोकतांत्रिक शासन है, इसलिए हमारा राज्य कैसा है? लोकतांत्रिक राज्य है। तो राज्य के रूप में लोकतांत्रिक एक सैद्धांतिक पक्ष है और शासन के रूप में लोकतंत्र जो है एक व्यवहारिक पक्ष है। ये ध्यान रखोगे आप, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। तो देखो, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का आया था लोकतांत्रिक राज्य, यानी जैसे हमारे देश में तो हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक राज्य है। देश के लिए संविधान में राज्य शब्द ही प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखना। आप ये मत समझना कि भारत को राज्य कह दिया, ठीक है। संविधान में उसके लिए राज्य शब्द ही प्रयोग किया गया है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी जो राज्य लोकतांत्रिक राज्य है उसमें शासन की शक्ति जनता के पास होगी, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उनको पदच्युत यानी पद से हटाने की शक्ति भी रखती है, ठीक है। इसमें लोकतांत्रिक
देखो, वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। जो बताया मैंने आपको, ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। इसके भी अंडरलाइन कर लो कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कौन सी? राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। कानूनी प्रभुसत्ता यानी जो कानून सरकार बनाती है उस पर जो है राजनीति यानी जनता का नियंत्रण होता है। प्रभुसत्ता सत्ता यानी शक्ति किसके पास होती है? राजनीतिक। या वैसे तो नहीं हो तो कानूनी प्रभुसत्ता जो है मनमाने कानून बनाकर जनता पर ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। राजनीतिक प्रभुसत्ता को जो है श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है इन दोनों अवधारणाओं में, राज्य के रूप में लोकतंत्र में भी और शासन के रूप में लोकतंत्र में भी। संक्षेप में ये दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस पे भी अंडरलाइन करो। ऐसा क्यों है? राजनीतिक प्रभुसत्ता को जो है श्रेष्ठ स्वीकार क्यों किया गया है? क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कानून है वो निरंकुश हो जाते हैं, मनमाने कानून जो है लागू किए जाते हैं, वो जनता को मानने पड़ते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र कहाँ रह गया? इससे में लोकतंत्र का हनन होता है। इसलिए जो है ये दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर क्या किया जाना चाहिए? नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो होते हैं, ये हमने पढ़ा। उदारवादी विचारकों में जो है उदारवादी लोकतंत्र के दो रूप हो गए, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। अब जो शासन के रूप में लोकतंत्र है, ये वाला शासन के रूप में लोकतंत्र, इसके दो भाग है। इसके होंगे आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके दो भाग है शासन के रूप में लोकतंत्र। पहले देखो राजनीतिक लोकतंत्र में हमने उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया और उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के ये दो रूप थे। विचारकों ने लोकतंत्र के दो रूप दिए, ये पूरे वो कौन से हैं? ये राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र, ये हमने जान लिया क्या है। अब शासन के रूप में लोकतंत्र के को दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जनता स्वयं शासन करती है और इसमें जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब फिर इस हमारे देश में ये वाला है, अधिकांश देशों में यही है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो सिर्फ स्विट्जरलैंड जो देश है उसके 5 कैंटोनों में रखा गया है, तो इसी का लोकतांत्रिक देश जो है प्रयोग करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यहाँ जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसके भी दो रूप है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप होंगे आपके संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, इसके बाबू दो रूप हो गए, किसके? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और ये रूप किसके हैं? राजनीतिक लोकतंत्र के, उदारवादियों के अनुसार। समझ रहे हो ना कि राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप ये है, राज्य के रूप में और इसके शासन के रूप में। फिर शासन के रूप में यानी लोकतांत्रिक शासन के दो रूप ये है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया हमने तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र क्या है? थोड़ा सा इसको देखो। संसदीय लोकतंत्र में जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग है। तो संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है
और राष्ट्रपति जो होता है वो नाममात्र का शासक होता है। कहाँ? संसदीय लोकतंत्र में। और हमारे भारत में संसदीय लोकतंत्र भारत में उदाहरण पूछा जा सकता है 1 नंबर में तो भारत। ठीक है, इसमें व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। और वैसे हमारे संविधान के अनुसार सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, संविधान ने समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वो जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा करवाता है शक्तियों का प्रयोग। क्यों? संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण। तो राष्ट्रपति नाममात्र का शासक होता है। तो आप इसमें 3 चीजें लिखोगे कि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति नाममात्र का शासक होता है। ठीक है, अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये जैसे अमेरिका में उदाहरण देश में चल रहा है। ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। सारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भी कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा इनका वर्णन लिख देना है। 4 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, ये लोकतंत्र के रूप में एक पूरा हुआ राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे सबके अलग अलग रूप की कैसे किस राजनीतिक लोकतंत्र के ये 2 रूप आ गए। फिर शासन के रूप में ये जो दूसरा रूप है इसके 2 रूप, ये 2, फिर इसका दूसरा रूप है इसके 2। ठीक है, ये सारे